अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। स्वाति लोखंडे बताएंगी स्नैपडील के गोदाम पर मुंबई में छापा, डॉक्टर की पर्ची से मिलने वाली दवाएं बिना पर्ची के ऑनलाइन बेचने का आरोप, सेक्स की दवा बेचने पर बैन। सरोज सिंह बताएंगी शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विरोधी पार्टी के 4 सांसदों ने खोला मोर्चा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विभाग बदलने की मांग। रविकांत बताएंगे विदेश दौरे के दौरान मोदी के हमले से भड़की कांग्रेस, अब जहां जाएंगे मोदी वहां जवाब देने के लिए पहुंचेगी कांग्रेस। आसिफ कुरैशी बताएंगे मसर्रत की गिरफ्तारी के बावजूद श्रीनगर से त्राल की ओर मार्च की कोशिश, पुलिस से हुई झड़प, समर्थन में हाफिज ने उगला जहर। मगर शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। ऑनलाइन कंपनी स्नैपडील पर फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने मुंबई में छापा मारा है। आरोप है बिना लाइसेंस के ये कंपनी कफ सिरप और सेक्स वर्धक दवाएं बेच रही थी। छापे की पूरी घटना के बारे में बता रही हैं हमारी संवाददाता स्वाति लोखंडे। मुंबई में देश का ऐसा सबसे पहला मामला सामने आया है जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर हो रही बिक्री पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश की गई है। स्नैपडील के इसी दफ्तर पर रेड कर दी गई थी एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के द्वारा। जब एफडीए को ये पता चला कि सिरप, एक कफ सिरप और साथ ही विगोरा टैबलेट जिनको बेचने के लिए सही लाइसेंस का होना जरूरी है, ये वो दवाएं स्नैपडील पर बेची जा रही है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और बिना किसी लाइसेंस के। इसके बाद एक डमी ग्राहक के द्वारा उसे खरीदा गया और उसके बाद कमिश्नर हर्षदीप कांबले ने ऑर्डर दिए यहाँ पर रेड करने के बाद यहाँ पर भले ही इस दफ्तर में कुछ नहीं मिला, लेकिन गोडाउन में भी जांच की गई और इन लोगों ने ये माना कि हाँ ये वो दवाइयाँ यहाँ पर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के बेची जाती है। एफडीए ने ऑर्डर दिए और ये इन दवाइयों को वेबसाइट पर से हटा दिया गया। अलग अलग ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, उन पर पैनी नजर होगी एफडीए की, ताकि ऐसी प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ बेची जा न सके। एफडीए के छापे को लेकर स्नैपडील ने सफाई देते हुए कहा है कि वो एक ऑनलाइन कंपनी है जो खरीदार और बेचने वाले के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। जो लोग दवाइयां बेचते हैं वो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और छोटे मध्यम दर्जे के कारोबारी होते हैं जो अपने प्रोडक्ट के लिए हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद हम अपने ग्राहकों को हमेशा इस बारे में शिक्षित करते रहते हैं कि गलत चीजों की खरीदारी से कैसे बचें। कंपनी ने कहा है कि उन्हें जैसे ही ऐसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जानकारी मिलती है वो उसे तुरंत हटा देते हैं और ऐसे विक्रेता के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने अपनी सारी जानकारी एफडीए को दे दी है और जांच में भी जिस तरह की जरूरत होगी वो उस सहयोग के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ 4 पार्टियों के 4 सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। चारों सांसदों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कामकाज में दखल की मांग की है। स्मृति ईरानी के कामकाज पर फिर सवाल उठे हैं। 4 सांसदों ने पीएम और राष्ट्रपति से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कामकाज में दखल देने की मांग की है। पीएम और राष्ट्रपति से मांग करने वाले सांसद हैं जेडीयू के केसी त्यागी, एनसीपी के डीपी त्रिपाठी, सीपीआई के डी राजा और कांग्रेस के राजीव शुक्ल। 6 अप्रैल को तैयार इनके साझा बयान को अब जारी किया गया है। एबीपी न्यूज के पास साझा बयान की कॉपी है जिसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं के कामकाज में दखल दिए जाने से उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। श्रीमती ईरानी के एचआरडी मिनिस्टर बनने के बाद हायर एजुकेशन का स्तर इतना गिरा है कि दर्जनों सांसदों ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। स्मृति ईरानी के शिक्षा मंत्री बनने के बाद से ही डीयू, यूजीसी और आईआईटी जैसे संस्थानों से जुड़े कई विवाद सामने आ चुके हैं। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को पीएमओ से बड़ा झटका, आईबी की रिपोर्ट के बाद ओएसडी की नियुक्ति पर लगी रोक।
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्मृति ईरानी के ओएसडी संजय काचरू की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। काचरू अब मंत्रालय भी नहीं आ रहे हैं। स्मृति ईरानी ने खुद पीएमओ से काचरू की नियुक्ति की सिफारिश की थी, लेकिन पीएमओ ने कार्मिक विभाग और आईबी की रिपोर्ट के आधार पर उनकी नियुक्ति रोक दी। सूत्रों के मुताबिक आईबी ने पीएमओ को बताया कि संजय काचरू अब भी अपनी पुरानी कंपनी के संपर्क में हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति से सरकार पर उंगलियां उठ सकती है। हालांकि पीएमओ स्मृति ईरानी और संजय काचरू में से किसी ने भी अब तक इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। स्मृति ईरानी की ओएसडी के नियुक्ति पर लगी रोक इस बात का सबूत है कि सरकार में अब उनकी साख गिरती जा रही है। इससे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। विदेश दौरे के दौरान मोदी के हमले से भड़की कांग्रेस अब कहा, जहां जाएंगे मोदी वहां जवाब देने के लिए मौजूद रहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। बीमार मानसिकता से ग्रस्त हैं भारत के प्रधानमंत्री। इन्होंने परंपरा को तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री जी सुन लें, अब जहां जाएंगे इस तरह की बात करने के आदी हैं। हमारा कांग्रेस का कोई नेता, कोई प्रवक्ता उसी देश में रहेगा, जब ये ऐसी बात करेंगे उसका जवाब उसी देश की धरती पर उसी दिन हम देंगे। आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विदेशों में जाकर जिस तरह विपक्ष और पिछली सरकारों पर हमले किए, उन्हें अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि 42 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कनाडा आया है, जबकि प्रधानमंत्री के तौर पर 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह कनाडा की यात्रा कर चुके हैं। भाषण देते हुए उनके साथ कनाडा के प्रधानमंत्री श्री हार्पर थे, उनकी पत्नी थी। जब उन्होंने कहा कि 42 साल के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री आया हूँ, 42 साल लग गए कोई नहीं आया यहाँ पर, मैं 10 महीने में आ गया। देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे जग हंसाई हो। 2010 जून में कनाडा के प्रधानमंत्री श्री स्टीफन हार्पर के निमंत्रण पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कनाडा गए 3 दिन के दौरे पर। ये राजकीय यात्रा थी। फ्रांस, जर्मनी और कनाडा का दौरा खत्म कर भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। कनाडा में आखिरी दिन मंदिर और गुरुद्वारे का दौरा किया। ये तस्वीरें कनाडा के वैंकूवर में मौजूद गुरुद्वारे की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के साथ मत्था टेकने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां लोगों को सिखों के पहले धर्मगुरु नानक की याद दिलाई और उनके आदर्शों पर चलने के लिए कहा। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद स्टीफन हार्पर के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर भी गए। इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगते रहे। कनाडा दौरा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों के दौरे में कई बड़े समझौते किए हैं। फ्रांस के साथ राफेल विमान की खरीद का सौदा, जैतापुर में न्यूक्लियर प्लांट लगाने का समझौता, जर्मनी के साथ भारत में एयरबस विमान बनाने का समझौता और कनाडा के साथ यूरेनियम सप्लाई की डील अहम है। वैंकूवर में भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कम्युनिटी रिसेप्शन ऑर्गेनाइज नहीं किया, लेकिन सरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में जिस तरह का माहौल था वो कम्युनिटी रिसेप्शन से कम नहीं था। हजारों की तादाद में भारतीय मूल के लोग यहाँ मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए, और हर तरफ सिर्फ एक ही नारा था, वी लव मोदी, वी लव हार्पर। तो भारत और कनाडा के रिश्तों की गर्माहट यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिली। बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम था, बहुत ही रंगीला माहौल बना दिया था भारतीय कैनेडियन समुदाय ने। हम तो सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम कॉलेज आज मेरी एनिवर्सरी में सब कुछ छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो 3 देशों की यात्रा के बाद सुबह दिल्ली लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी। आने वाले दिनों में ही दिखेगा कि इन यात्राओं से वाकई देश को कितना फायदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर में देखिए, देशद्रोही मसर्रत आलम जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार। पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने वाले मसरत आलम को जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मसरत ने लगाए थे पाकिस्तान और भारत में मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के समर्थन में नारे। पाकिस्तानी आतंकवाद का खुलेआम समर्थन करने वाले मसरत आलम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। मसरत ने बुधवार को श्रीनगर में रैली करके देश के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान किया था।
इस रैली में न सिर्फ खुलेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए गए बल्कि मसरत ने मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का पैगाम सुनाते हुए कश्मीर को पाकिस्तान बनाने का नारा भी लगवाया। मसरत की इन्हीं हरकतों की वजह से देश भर में उसे गिरफ्तार करने की मांग हो रही थी। मसरत आलम को पिछले महीने ही जेल से रिहा किया गया था, लेकिन उसने बाहर आते ही एक बार फिर से कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। मसरत की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने गुरुवार की रात सईद अली शाह गिलानी को भी घर में नजरबंद कर लिया था। मुंबई हमले के गुनहगार और आतंकी सरगना हाफिज सईद ने फिर उगला है जहर। सईद ने देशद्रोही मसर्रत आलम का समर्थन किया। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर से जहरीली जबान खोली। पाकिस्तान के लाहौर में रैली करते हुए हाफिज ने कहा कि मसर्रत आलम ने श्रीनगर में पाकिस्तान का झंडा लहराकर और नारे लगाकर कुछ गलत नहीं किया। मैं कहता हूं उसने दिल्ली में नहीं लहराया, उसने श्रीनगर में ये झंडा लहराया है। श्रीनगर कश्मीर है, कश्मीर मुतनाज़ है यूनाइटेड नेशन की करारदादों में और इसका हल बाकी है, ये इंडिया का हिस्सा नहीं है। 2 दिन पहले ही श्रीनगर में अलगाववादी मसर्रत आलम ने पाकिस्तान और हाफिज सईद के समर्थन में नारे लगाए थे। मसर्रत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसका आका लगातार जहर उगल रहा है। हाफिज सईद भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। तमाम दबाव के बावजूद वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के बावजूद त्राल की तरफ मार्च की कोशिश हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत भी हुई। हंगामे की ये तस्वीर श्रीनगर की है। मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के विरोध में सुरक्षा बलों पर फिर से पथराव हुआ। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े। यही नहीं, सुरक्षा बलों पर लोगों ने पथराव भी किया। अलगाववादियों ने त्राल की ओर मार्च की कोशिश भी की। यहाँ भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर फारूक को त्राल जाते वक्त हिरासत में ले लिया गया। त्राल में 13 अप्रैल को तलाशी अभियान के दौरान सेना की मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 2 लोगों की मौत हुई थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि युवक आतंकी नहीं थे। सेना के मुताबिक त्राल में मारा गया यूनिस अहमद गनी आतंकी था, जबकि दूसरा खालिद वानी युवाओं को आतंकी संगठनों में भरने का काम करता था। मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय नेता जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। शिवसेना ने कहा है कि पिछले महीने मसर्रत आलम की रिहाई एक बड़ी भूल थी। जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के, अलगाववाद के विषय को लेकर के, राष्ट्रवाद के विषय पर लेकर के ना कभी समझौता हुआ है, ना कभी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी तो कश्मीर सरकार को कहा था कि मसर्रत आलम के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाए और उसको अरेस्ट करो, और आखिर अरेस्ट करना पड़ा उनको। लेकिन माहौल तो खराब करने की कोशिश मसर्रत आलम ने जरूर की है। कोई मसर्रत आलम को रिहा नहीं करना चाहिए। एक उसने प्रयोग किया था, वो बहुत ही देश के लिए खतरे की घंटी रही। मसर्रत आलम को पीडीपी बीजेपी की सरकार बनने के 1 हफ्ते के भीतर ही रिहा कर दिया गया था। उस वक्त भी शिवसेना ने मसर्रत आलम की रिहाई का कड़ा विरोध किया था। मसरत के मुद्दे पर साधा विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना। कांग्रेस ने मसरत को बिरयानी खिलाने का लगाया आरोप। कहा 48 घंटे तक खामोश क्यों रही सरकार। राष्ट्रवाद की कसमें खाने वाली ये सरकार इस तरह से अलगाववादियों को वहां पर रास्ता दे रही है। जो भी आज ये 48 घंटे के बाद में जो फैसला लिया गया है, ये फैसला तुरंत होना चाहिए था। एक तरफ भाजपा हमसे कहा करती थी कि कसाब को हम बिरयानी खिलाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि अब तो चूंकि वे हाउस अरेस्ट है, जम्मू कश्मीर सरकार के मेहमान हैं, तो वहाँ बिरयानी तो खा ही रहे होंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में इनका जो मत था, उससे बिल्कुल समझौता करके अलग हट के सत्ता के लोभ में ये जम्मू कश्मीर में उन्होंने गठबंधन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि के 2 मुकदमों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि के कानून को ही खत्म करने के लिए दायर की है याचिका।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के जिन 2 मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई है, उनमें एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मानहानि से जुड़ा है और दूसरा वकील सुरेंद्र शर्मा की मानहानि से। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि मानहानि के मामले सिर्फ सिविल होने चाहिए, जिसमें दोषी को हर्जाना देना पड़े, जेल की सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पहले से ही ऐसी ही याचिका दायर कर रखी है। स्वामी की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज के निलंबित छात्र देवांश मेहता के निलंबन पर लगाई रोक। कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफेंस कॉलेज को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के छात्र देवांश मेहता के निलंबन पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टीफेंस कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर 21 मई तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि देवांश को दिया जाने वाला राय साहेब बनारसी दास मेमोरियल अवार्ड किसी और छात्र को न दिया जाए। हालांकि कल होने वाली सेरेमनी पर रोक नहीं लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 3rd ईयर के छात्र देवांश मेहता को बिना इजाजत कॉलेज से जुड़ी ई-मैगजीन लॉन्च करने के मामले में निलंबित कर दिया गया था। यही नहीं, देवांश मेहता का नाम अवार्ड पाने वाले छात्रों की सूची से भी हटा दिया गया था, जिसके बाद देवांश मेहता ने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मुंबई में शिवसेना के खिलाफ एक मुस्लिम संगठन के विरोध की खबर के बाद आज शहर के प्रभा देवी इलाके में तनाव रहा। हालांकि अब वहां पर हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। ये तस्वीरें मुंबई के प्रभा देवी इलाके में शिवसेना दफ्तर की हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए यहां शिवसैनिक भी इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। टकराव की आशंका को देखते हुए सुबह से ही यहां पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। जुलूस को भी भाईखला में ही रोक दिया गया। विवाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत के इस बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों से मताधिकार छीन लिया जाना चाहिए। शिवसेना के इस बयान के बाद अब मुंबई में राजनीति गर्मा गई है। अवंता ग्रुप के निदेशक को धमकी देने और अंडरवर्ल्ड के नाम पर पैसे मांगने के आरोप में कंपनी का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव अपने साथी सहित गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। अवंता ग्रुप ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में अपना पावर प्लांट अदानी ग्रुप को 4000 करोड़ में बेचा था। इसके बाद ही अवंता ग्रुप के एक निदेशक को फोन पर धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने 25 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उनके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आदेश पर इस मामले की जांच स्पेशल सेल को सौंप दी गई, जिसने जांच पड़ताल के बाद अवंता ग्रुप के एक सीनियर कार्यकारी जसपाल और उसके एक साथी दीपक किशोर को गिरफ्तार किया है। अब तक की पूछताछ के दौरान दोनों ने माना है कि धमकी भरा फोन उन्होंने ही किया था। पुलिस अब उनसे पूछताछ करे जानने की कोशिश कर रही है कि साजिश में उनके अलावा और कौन कौन शामिल था। हावड़ा में तृणमूल पार्षद के रिश्तेदार की हत्या के बाद समर्थकों ने मचाया हंगामा, वाहनों में लगाई आग। आगजनी की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की है। देखिए कैसे शालीमार रेल यार्ड में टीएमसी पार्षद विनय सिंह के समर्थकों ने दूसरे गुट की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल को शालीमार रेल यार्ड में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के पार्षद विनय सिंह के भाई विनोद सिंह और उनके एक रिश्तेदार बुरी तरह जख्मी हो गए थे। विनोद सिंह ने कल देर रात अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद आज सुबह समर्थकों ने दूसरे गुट की गाड़ियों में आग लगा दी। पार्षद विनय सिंह का आरोप है कि उनके भाई की हत्या के पीछे उन्हीं के राजनीतिक प्रतिद्वंदी प्रदीप तिवारी का हाथ है, जिसे उन्होंने 2013 के नगर निगम चुनाव में हराया था। दिल्ली की 30,000 कोर्ट परिसर में वकील की हत्या विरोध में दिल्ली के सभी जिला अदालतों के वकील हड़ताल पर गए। दिल्ली की 30,000 कोर्ट परिसर में इसी जगह आज सुबह राजीव शर्मा नाम के वकील का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राजीव शर्मा के सिर पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिले हैं। पुलिस के मुताबिक राजीव बीती रात अपने चैम्बर के पास मौजूद ढाबे में खाना खाने गए थे। वहीं पर उनका झगड़ा ढाबे के मैनेजर से हो गया, जिसके बाद अभी पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और मैनेजर ने पुलिस के सामने बात कबूली है कि उसने शराब पी रखी थी और उसी दौरान वकील से उनका झगड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने वकील के सिर पे चोट मार दी और वकील की जान चली गई। घटना को लेकर वकीलों में भारी गुस्सा है और दिल्ली के सभी जिला अदालतों के वकील हड़ताल पर चले गए हैं। मृतक वकील राजीव शर्मा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और पिछले 6 साल से दिल्ली की 30,000 अदालत में प्रैक्टिस कर रहे थे। हरियाणा के रोहतक में एक इंजीनियरिंग कॉलेज ने फीस न मिलने पर 13 कश्मीरी छात्रों को कॉलेज से निकाला। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत इन कश्मीरी छात्रों को कॉलेज में मिला था दाखिला।
परीक्षा होने से ठीक एक महीना पहले रोहतक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के 13 कश्मीरी छात्रों को हॉस्टल और कॉलेज से निकाल दिया गया है। इन छात्रों को 2013 में प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत कॉलेज में दाखिला मिला था। इस योजना के तहत सरकार कश्मीर से बाहर पढ़ने वाले गरीब छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाती है, लेकिन कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इन छात्रों की फीस के लिए शिक्षा मंत्रालय फंड नहीं दे रहा है। अगर इन छात्रों की परीक्षा देनी है तो उन्हें फीस भरनी होगी। एबीपी न्यूज ने जब इस मामले में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो कॉलेज के चेयरमैन ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं। रिलायंस ने टीसीएस को पछाड़ दिया है और फिर से देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। तेल रिफाइनिंग में अच्छे मुनाफे से रिलायंस को इस तिमाही में मुनाफा पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा हो गया। जनवरी से मार्च की तिमाही में मुनाफे में रिलायंस ने 8.5% की बढ़ोतरी दर्ज की है। चौथी तिमाही में रिलायंस का मुनाफा 6,381 करोड़ हो गया। पिछले साल की चौथी तिमाही में रिलायंस का मुनाफा था 5,881 करोड़ रुपए। रिलायंस ने एक शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट रही है, तब हमारे रिफाइनिंग कारोबार ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। अगर आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन कहीं खो गया है तो उसे अब आप गूगल की मदद से खोज सकते हैं। एंड्रॉइड स्मार्टफोन की लोकेशन जानने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना होगा फाइंड माई फोन, जिसके बाद गूगल आपके फोन की लोकेशन ट्रेस करने लगेगा। अगर आप चाहें तो अपने फोन पर गूगल से रिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका फोन साइलेंट मोड पर है तो भी रिंग ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका फोन फुल वॉल्यूम में रिंग करने लगेगा। ये रिंग लगातार 5 मिनट तक होती रहेगी। गूगल की इस सेवा के जरिए आप अपने खोए हुए स्मार्टफोन को गूगल मैप पर ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में जीपीएस एक्टिव होगा तो फोन की लोकेशन और भी सटीक मिलेगी।